तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको मेथड डिस्कस करके बताया था कि जब कभी भी हमें एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स दिया हो तो हम किस तरीके से उसका सल्यूशन करते हैं, जबकि सल्यूशन का एक पार्ट आपको दिया है। हम एक क्वेश्चन करके बताने जा रहे हैं बेटा, मेथड हम डिस्कस कर चुके थे। देखो यहाँ पर बेटा हमको एक ये इक्वेशन दिया गया है, हमसे कहा गया सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज वन इंटीग्रल। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका एक सोल्यूशन का पार्ट है। ये बच्चों हमको दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी में 3 बार पूछा जा चुका है, 2002, 2006 एंड 2011। आगे चल के इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब है बच्चों कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बना लेंगे। हम इसको ऐसा लिख लेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हमने बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बना लिया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करते थे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम क्या एज्यूम करते थे? हम ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करते थे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर, हम ऐसा एज्यूम करते थे। तो यदि इससे इसको कंपेयर करो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ यूनिटी है, यहाँ भी यूनिटी हो गया। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर p है। तो इस प्रश्न में p की जगह क्या लिखा है? 1 अपॉन एक्स लिखा है। यानी हम लिख देंगे बच्चों इस प्रश्न में हियर p की वैल्यू तुम्हारी 1 अपॉन एक्स है और इस प्रश्न में q क्या लिखा हुआ है? q की जगह देखो क्या है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस प्रश्न में r की जगह क्या लिखा है? r की जगह 0 लिखा हुआ है बच्चों। 2 प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों, r की जगह 0 लिखा हो तो समझ जाना क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आगे चल के सॉल्व हो जाएगा। और यदि r की जगह कोई x का टर्म दिया है तो फिर लीनियर इक्वेशन जो M1 में पढ़ते थे उससे सॉल्व होगा ये हमारा, ठीक है। अब बच्चों इस प्रश्न में ये हमारे p क्यू आर दिए गए हैं, सोल्यूशन का एक पार्ट हमको दिया गया है। सोल्यूशन का एक पार्ट हमारा ये है, दिस इज वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज, ये आपको दिया गया है, वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज, हम इसको y1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ये सोल्यूशन का एक पार्ट हमें दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन का एक पार्ट हमको ये दिया गया है, तो अब हम कंप्लीट सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। ये तो सोल्यूशन का हमारे एक पार्ट है, ठीक है। तो हम कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। लेट कंप्लीट सोल्यूशन इज, लेट कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू y1 इंटू वी। इसको हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे v भी कोई x का फंक्शन है, तो y1 को जब हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। v की वैल्यू हर बच्चों हमें निकालना है। ये सोल्यूशन का एक पार्ट है, हमने इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने कहा ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। लेट दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों यदि ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यदि हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, इसको हम गिवन इक्वेशन में रख रहे हैं। ऑन पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, इसको हम गिवन इक्वेशन में रख देते हैं। वी गेट, हम हमेशा लिखेंगे बच्चों, ये रटे रटाए स्टेप है, हर क्वेश्चन में आप ऐसा लिखेंगे, वी गेट डी जेड बाई डी एक्स प्लस P1Z इज इक्वल टू R1। हमेशा बच्चों आप ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पे जो Z बराबर आपका है वो आपका dV
बाई डी एक्स के बराबर है। ओके, और ये जो P1 आपका है, P1 ये आपका है P प्लस 2/y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1, ये P1 है। और यहाँ पे जो R1 है, R1 जो आपका है ये R/y1 के बराबर है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी बच्चों। हमेशा आप लिखोगे कि जब हम ये सोल्यूशन गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमको एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, और हमेशा आप लिखोगे यहाँ पे z बराबर होगा dB बाई dx, और ऑलवेज P1 की वैल्यू बच्चों हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। P1 बराबर होगा P प्लस 2/y1 डी बाई डी एक्स ऑफ y1, और R1 हमेशा हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। R1 बराबर होगा R/y1। ठीक है, हमेशा ये आपको लिखना है बच्चों। ओके, अब हम इस प्रश्न के लिए P1 की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अब हम इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि हमारा P1 क्या आएगा। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के लिए देखो, हम P1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो P1 हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। Here P1 इज इक्वल टू, बच्चों क्या लिखते हैं, P की वैल्यू क्या है 1/x प्लस का, बच्चों हम P1 की वैल्यू निकाल के बताते हैं। इस प्रश्न में P1 बराबर हमारा होगा, फार्मूला हमारा क्या होता था कि P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होता था P प्लस 2/y1 और d बाई डी एक्स ऑफ y1। तो बच्चों जब हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P हमारा कितना दिया है, P है 1/x, ये हो जाएगा 2/y1। y1 आपका कितना दिया है, y1 इज योर x प्लस 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1, x प्लस 1/x। तो ये बराबर हो जाएगा 1/x प्लस का 2, यहाँ पे आप x एलसीएम ले लो, x एलसीएम ले लोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/x, ये x आप ऊपर ले लो तो हो जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे x स्क्वायर तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो किसके बराबर बनेगा, ये अब हमारा बराबर हो जाएगा, नाउ दिस विल बिकम 1/x, ये आपका आ जाएगा 1/x। ओके, और यहाँ पे देखो ये क्या बचेगा, प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के आ जाएगी बच्चों। P1 की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा P1 आ गया बेटा। ठीक है, और R1 जब हम निकालेंगे तो R/y1 होगा, और R बराबर 0 है तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आ गया P1। ओके, और ये बच्चों हमारा आ गया R1। अब हम इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। हम क्या इक्वेशन लेते थे बेटा, हमारा इक्वेशन था dz बाई dx प्लस का P1z इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे dz बाई dx बराबर हो जाएगा P1 की जगह हमारा क्या आया है, P1 की जगह आया है 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आया है z, और R1 0। अब ये बच्चों वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यहाँ पे 0 हो तो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, और यदि यहाँ पर x का कोई फंक्शन हो तो फिर लीनियर की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम इसको ऐसा लिख लें, ये हो जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का ये 3x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे z। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल बना लो। तो जब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे
तो ये इक्वेशन देखो आपका इस टाइप का बन जाएगा बच्चों। ये z का टर्म यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा dz अपॉन z इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस साइन ये हम अंदर ले गए हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब बच्चों हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। dz अपॉन z का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन बच्चों जब आप ये वाला इंटीग्रेशन करोगे, इधर जो dx का लिखा है, तो ये बगैर पार्शियल फ्रैक्शन के इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा बेटा। तो अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग से करके आपको बता देते हैं। ये जो आपका है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं बेटा। तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन x लिखेंगे, ओके, और प्लस का यहाँ पे चूंकि x स्क्वायर है तो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एलसीएम आएगा, a का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और x का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो bx प्लस c इंटू एक्स आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर कर दो तो यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे आपका ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस का bx प्लस c और यहाँ पर x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये ax स्क्वायर आएगा प्लस का a आएगा प्लस का bx स्क्वायर आएगा प्लस का cx आएगा। अब कंपेयर कर दो बच्चों, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, देखो यहाँ पर a है और b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -3, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है c, यहाँ पे x का तो टर्म ही नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो a बराबर 1 आएगा, a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो तो b बराबर आपका आ जाएगा -4, a की वैल्यू यहाँ पे यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ से b बराबर -4। अब बच्चों a b c की वैल्यू हमारी आ गई, तो अब ये इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम a अपॉन एक्स, a आया है 1 तो 1 अपॉन एक्स, ओके, और b कितना आया है -4 तो हो जाएगा माइनस का 4x, और c तो आपका 0 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमने बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, a अपॉन एक्स था, a बराबर 1 आया तो 1 अपॉन एक्स होगा, c 0 है तो bx अपॉन ये होगा, और b -4 आ गया। तो अब ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होके इस तरीके से बच्चों इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे बेटा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर देखो dz अपॉन z का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log ऑफ z। 1 अपॉन एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ x। इसको बेटा ऐसा एडजस्ट कर लो, जो -4 है ना, इसको आप एक काम करो, -4 को ऐसा एडजस्ट कर लो, 2 यहाँ कर लो, 2 यहाँ कर लो, इससे जानते हो क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, और जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ जाता है, तो माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना चाहो तो ये लॉग ऑफ c1, यानी ये आपका बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लॉग को एडजस्ट कर लो तो लॉग z इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ x, और ये यहाँ पे आएगा तो होल स्क्वायर होगा, 2 पावर में आएगा, और माइनस साइन है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 के कारण होल स्क्वायर हो गया और माइनस साइन के कारण ये नीचे आ गया, और ये c1 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको मिला z इक्वल टू एक्स c1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा z की वैल्यू आपकी आ गई, दिस इज योर z। और हमने आपको बताया था कि z बराबर क्या होता है बेटा, z बराबर होता है dv/dx, यानी ये जो आपकी वैल्यू आई है ये dv/dx की वैल्यू आपकी आ गई है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हमें v की वैल्यू और निकालना था, तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि बेटा dv/dx
ये हमारा किसके बराबर है, xc1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों हमने ये लिखा z की जगह dv/dx, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें v मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, इस dx को आप इधर ले आओ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये dv बराबर हो जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा xc1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, xc1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब दोनों तरफ बच्चों इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नाउ इट्स इंटीग्रेशन विल बी, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों तो इस पूरे टर्म को t मान लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर दिया गया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या आसान तरीका लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लिया, तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया, यानी x dx की जगह पर dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये x dx की जगह dt अपॉन 2 आएगा, c1 कांस्टेंट बाहर है, x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 आ जाएगा, और इसकी जगह आपने t माना है, तो ये आपका इस तरीके का बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा c1 अपॉन 2, t टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे, -2 ऊपर जाएगा, तो t टू द पावर -2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी t टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी -1 अपॉन t। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन टी, ये बेटा इंटीग्रेशन आ जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 ये आपको मिल जाएगा बेटा। तो v की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई माइनस का c1 अपॉन 2 और 1 अपॉन t आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका t है, और प्लस का c2 अब ये आपका v आ गया। ओके, और आंसर आपका क्या होगा बच्चों, आपने कंप्लीट आंसर क्या एज्यूम किया था, आपने ये एज्यूम किया था बेटा कि कंप्लीट आंसर आपने ये माना था कि भाई कंप्लीट आंसर होता है, कंप्लीट आंसर इज y इक्वल टू y1 इंटू वी। y1 आपका क्या था बेटा, y1 आपका था x प्लस 1 अपॉन x, ये y1 था, इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आपका v आ गया, v आपका माइनस का c1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c2 ये आपने इसको इस तरीके से बच्चों लिख दिया। ये आपका फाइनली इसका कंप्लीट आंसर हो गया। v की वैल्यू बस निकालना था बेटा, ये v की वैल्यू आ गई तो y1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, v गेट कंप्लीट आंसर, इसको बेटा y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा v आ गया तो v को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कंप्लीट आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो समझ में आया बेटा कि जब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तथा इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट दिया हो बेटा, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, सॉल्यूशन का एक पार्ट क्वेश्चन पेपर में दिया हो, तो बच्चों हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी कि सॉल्यूशन का एक पार्ट नहीं देते हैं, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी टेक्निक भी हम आपको बताते हैं। जबकि सॉल्यूशन का कोई पार्ट